सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक नया चैप्टर चालू किया था सॉइल में, दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो परमेबिलिटी क्या होता है ये बात मैंने आपको बताई थी कि इट वाज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल का मतलब मेरे लिए सॉइल था यहाँ पे। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच द वाटर कैन फ्लो थ्रू इट्स बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर में से अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो जिस बॉडी की जिस प्रॉपर्टी के कारण वो लिक्विड फ्लो करता था उसको मैंने परमेबिलिटी बोला था। और ये जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है, लिक्विड बोले तो पानी हमारे लिए, ये जो पानी का फ्लो हो रहा था सॉइल के अंदर में, उस पानी के फ्लो की प्रोसेस को मैंने सीपेज बोला था। ये जनरल बात की थी मैंने। और परमेबिलिटी के बारे में कुछ और बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। जाते जाते मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो परमेबिलिटी का चैप्टर पूरा है, जो परमेबिलिटी का कंसेप्ट पूरा है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन डार्सीज लॉ। तो इस लेक्चर में हम इस डार्सी लॉ के बारे में बात करेंगे कि ये लॉ क्या है, कैसे फ्रेम किया गया था ये लॉ, इसके पीछे की कहानी समझेंगे कि भैया डार्सी लॉ होता क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर कुछ है तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, एंड जो भी बातें हो सकती हैं वो सारी बातें हम इस लॉ के बारे में यहां पर करेंगे। मान के चलिएगा कि पूरा का पूरा परमेबिलिटी का चैप्टर जो आपका है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस लॉ। इस लॉ पे ही बेस्ड होता है पूरा का पूरा चैप्टर। अब भैया ये डार्सी का लॉ है क्या? परमेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका था। किस सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा होगी, किस सॉइल की परमेबिलिटी कम होगी, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि भैया ग्रेवल की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और क्ले की परमेबिलिटी सबसे कम होती थी। हालांकि क्ले के अंदर का वॉइड रेशो ज्यादा होता था एज कंपेयर टू ग्रेवल्स। वॉइड रेशो ज्यादा होता है क्ले का ग्रेवल के कंपैरिजन में, लेकिन सिर्फ वॉइड के ज्यादा होने से परमेबिलिटी डिफाइन नहीं होती है। वॉइड्स का होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है कि वो वॉइड्स इंटरकनेक्टेड हों, एक दूसरे से कनेक्टेड हों। तो वो चीज आपको ग्रेवल में मिलती है। ग्रेवल के अंदर में भले जो वॉइड रेशो है वो क्ले से कम होता था, लेकिन ग्रेवल के जितने भी वॉइड्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड होते थे, इस कारण ग्रेवल की परमेबिलिटी ज्यादा होती थी। ये सारी बातें हमने करी थी। अब जरा इस डार्सी लॉ पे गौर करिएगा और इस लॉ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ये लॉ है क्या। कोई सा भी लॉ या कोई सी भी थियरी जब आप पढ़ते हैं, सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कोई सा भी लॉ आप पढ़ें, कोई सी भी थियरी आप पढ़ें, तो हर लॉ और हर थियरी के पीछे कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते थे कि भैया ये सेट ऑफ कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक ये लॉ वैलिड नहीं होता है। ऐसी जनरल बात है। भाई आपने भी कल मान लो आप कहीं बड़ी पोजीशन पे पहुंचे, आपने कोई एक लॉ बना दिया या कोई थियरी जनरेट कर दी, तो आप भी जब वो थियरी बनाएंगे या लॉ बनाएंगे तो उस लॉ या उस थियरी के पीछे कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई करेंगे कि भैया ये कंडीशंस जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक मेरा बनाया हुआ लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये जो डार्सी थे, साइंटिस्ट का नाम था डार्सी, तो उन्हीं ने लॉ बनाया था, इसलिए डार्सीज लॉ हो गया ये। तो इस लॉ को बनाने के पीछे भी इन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए थे। हालांकि मैं अभी फिलहाल में एजम्पशन की बात नहीं करूंगा, एजम्पशन की बात थोड़ा सा रुक के करेंगे। पहले तो इस लॉ को समझते हैं हम कि ये लॉ एक्चुअल में है क्या। चलिए जरा भाई, तो भैया सॉइल की बात हो रही है, डार्सी लॉ सॉइल के लिए था, सॉइल की परमेबिलिटी से रिलेटेड था। तो ये लॉ है क्या जरा देखते हैं। इस लॉ का, जब इस लॉ को इन्होंने बनाया तो कुछ एक्सपेरिमेंट तो किए ही होंगे, तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था जरा वो देखते हैं। इन्होंने एक सॉइल का सैंपल लिया, ये सपोज करिए एक सॉइल का सैंपल है, दिस इज द सैंपल ऑफ द सॉइल। ये रेक्टेंगुलर सैंपल भी हो सकता है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, उसमें दिमाग मत लगाइएगा। हालांकि आपको ये दिख रेक्टेंगुलर रहा होगा, लेकिन इसके क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दिस क्रॉस सेक्शन कैन बी रेक्टेंगुलर, कैन बी सर्कुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, ये चीज बस ध्यान में रखना है कि ये एक सॉइल है, ये मेरा एक सॉइल का सैंपल है। चलो भाई ठीक है, दिस इज अ सॉइल सैंपल, और इस पूरे सैंपल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट है, और मैंने उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैपिटल ए से बोल दिया है। इस सैंपल को समझने के लिए जरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा समझिएगा। ये मैंने एक कागज की पुंगी बनाई, ये सैंपल है,
ये देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये सैंपल ऐसा रखा हुआ था, तो यहां से तो आपको एक रेक्टेंगल ही दिखेगा, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन जब आप देखेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी रेक्टेंगुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, लेकिन ये जो इंटायर क्रॉस सेक्शन है इस सैंपल का, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब जितना एरिया यहां पर था क्रॉस सेक्शनल, उतना ही हर सेक्शन पे उसका एरिया सेम होगा। ये इन्होंने किया। अब भाई क्या, इस सैंपल की लेंथ इन्होंने बोली कि इस सैंपल की लेंथ भैया L है। द लेंथ ऑफ दिस सैंपल इज L। ठीक है, सैंपल की लेंथ भी L है। फिर क्या किया इन्होंने, ध्यान से समझते चलिएगा, है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आसान भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसके आगे जरा देखें, इन्होंने क्या किया, इस सैंपल के दोनों तरफ पीजोमीटर इंस्टॉल कर दिए। आई होप कि पीजोमीटर का मतलब तो पता होगा आपको, क्या होता है भैया पीजोमीटर? फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ा हुआ है, एंड आई थिंक कि पीजोमीटर का कंसेप्ट आपको पता होगा। पीजोमीटर एक सिंपल ग्लास ट्यूब होता है जिससे आप प्रेशर हेड वगैरह मेजर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डार्सी भैया ने इस सॉइल के दोनों तरफ में पीजोमीटर इंस्टॉल कर दिए। तो चलो अपन भी कर देते हैं। तो भैया एक पीजोमीटर इंस्टॉल किया गया कुछ इस तरीके का, ऐसी तो एक पाइप होता है सिंपल सा, ये एक पीजोमीटर था, ये इन्होंने इंस्टॉल कर दिया इस सॉइल के इस वाले एंड पे। ठीक है, दूसरा पीजोमीटर इन्होंने इंस्टॉल कर दिया सॉइल के इस एंड पे। ठीक है, ये दूसरा पीजोमीटर हो गया। ठीक है भैया, ये दो पीजोमीटर इन्होंने इंस्टॉल कर दिए हैं सॉइल के दोनों एंड पे। किन्होंने किए? डार्सी ने किए। ठीक है, अब भाई ये पीजोमीटर क्या नाप के देने वाला है आपको? पीजोमीटर नाप के देगा प्रेशर हेड। चलिए एक काम करता हूं, मैं एक रैंडम डेटम अज्यूम कर लेता हूं मेरे लिए। दिस इज आवर रैंडम डेटम। डेटम मान लिया मैंने ये भैया, दिस इज माय डेटम। ये डेटम है, डेटम का मतलब तो पता होगा। ठीक है, अब भैया चलिए इस पीजोमीटर के इस एंड पे जब मैंने देखा तो यहां पे मुझे कुछ प्रेशर हेड मिल रहा था, सपोज करिए P1। दिस इज द प्रेशर हेड विच वॉज अवेलेबल एट दिस पीजोमीटर, और इस पीजोमीटर पे जो प्रेशर हेड मिल रहा था वो था P2। प्रेशर हेड कैसे नापते हैं पीजोमीटर से? उस पीजोमीटर को जिस भी लिक्विड का प्रेशर हेड आपको नापना है वहां पर पीजोमीटर इंसर्ट कर दीजिए। जितना पानी राइज करेगा इस पीजोमीटर में वो प्रेशर हेड हो जाता था। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा डीप में ना बता के आपको जनरल बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब भाई एक और बात देखी जाए तो यहां से इस डेटम से जो पोटेंशियल हेड मुझे मिल रहा है, सपोज करिए दैट इज Z1, और यहां से जो पोटेंशियल हेड मुझे मिल रहा है दैट इज Z2। P1 एंड P2 आर द प्रेशर हेड एंड Z1 एंड Z2 आर द पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड आई होप कि समझ में आता है आपको। पोटेंशियल हेड भी बोल सकते हैं, डेटम हेड भी बोल सकते हैं आप उसको। तो भैया प्रेशर हेड इस वाले पॉइंट पर था P1 और डेटम हेड या पोटेंशियल हेड था Z1। यहां पे प्रेशर हेड है P2, पोटेंशियल हेड है Z2। जरा एक सिंपल सी बात बताएं, इस चित्र को देख के आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं सेक्शन 1 पे, ये मेरा सेक्शन 1 है सपोज करिए, एंड दिस इज सेक्शन 2। ठीक है, टोटल एनर्जी हेड, टोटल एनर्जी हेड का मतलब आई थिंक आपको पता है कि टोटल एनर्जी हेड होता क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं आपने, बर्नौलिस थ्योरम पढ़ा होगा। बर्नौलिस थ्योरम के हिसाब से टोटल एनर्जी हेड क्या होता है? भैया टोटल एनर्जी हेड जब मैं कैलकुलेट करता था तो वहां पे प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड प्लस वेलोसिटी हेड की बात करता था। आई होप ये बात तो क्लियर होगी आपको। तो ये मेरे पास एक सेटअप था जो डार्सी ने दिया था। अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन 1 पर टोटल एनर्जी हेड कितना होगा, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1, टोटल एनर्जी हेड, टीई लिख रहा हूं उसको, दैट इज टोटल एनर्जी हेड एट सेक्शन 1। तो भैया मैंने बोला प्रेशर हेड है P1, डेटम हेड है Z1, और वेलोसिटी कुछ रही होगी यहां से पानी के फ्लो की, मैंने माना दैट इज V1। तो ये बना मेरे पास V1 स्क्वायर बाय 2G। यही तो होता था वेलोसिटी हेड, ये होता था डेटम हेड और ये होता था प्रेशर हेड।
P1 बाय रो जी होता है, उतना ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो P बाय रो जी होता है उसको मैंने P1 लिख दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार टोटल एनर्जी हेड एट सेक्शन 2, जो प्रेशर हेड है, प्रेशर हेड कायदे से होता है P अपॉन रो जी, तो P अपॉन रो जी को मैं P1 और P2 लिख दे रहा हूं दोनों तरफ के। कंफ्यूज मत होना कि सर ये P1 नहीं होता, ये P अपॉन रो जी होता है। हाँ, तो ये वही है, P अपॉन रो जी ही है। P अपॉन रो जी को मैंने P1 लिख दिया है सेक्शन 1 के लिए, और P अपॉन रो जी को P2 लिख दिया है सेक्शन 2 के लिए, प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, दिस विल बी द टोटल एनर्जी हेड एट सेक्शन 2। क्लियर हो रही बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि भैया अगर यहां पर सॉइल की जगह पे पाइप होती, फ्लूइड मैकेनिक्स पे थोड़ा सा जाएं, अगर इस सॉइल की जगह पे पाइप होती तो पानी तो धड़ाधड़ बहता इसके अंदर में, अच्छा तेजी से बहता पानी। लेकिन सॉइल के अंदर में जब पानी फ्लो करता है ना, तो पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग इनसाइड द सॉइल ज्यादा नहीं होती है वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा नहीं है तो मैं इन वेलोसिटी हेड को निग्लेक्ट कर दूंगा। मैं इन वेलोसिटी हेड को निग्लेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम होती है पानी की अगर वो सॉइल के अंदर में फ्लो कर रहा है। पाइप, अगर ये सॉइल की जगह पे पाइप होती तो पानी की वेलोसिटी तो अच्छी खासी मिलती और उसको मैं निग्लेक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन अगर वही पानी सॉइल के अंदर में फ्लो कर रहा है तो मैं ये मान लूंगा कि भैया पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, और पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो उस वेलोसिटी का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। भाई फॉर एग्जांपल मान लीजिए पानी की वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड की थी, एग्जांपल ले रहा हूं। इस सॉइल के अंदर से जो पानी बहा, उस पानी की वेलोसिटी किसी एक सेक्शन पे 0.2 मीटर पर सेकेंड थी, तो 0.2 को यहां पर पुटअप करोगे तो 0.2 का स्क्वायर बन जाएगा 0.04, उसको डिवाइड करोगे 2 इंटू 9.81 से, बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, निगलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो भाई यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि सेक्शन 1 पे टोटल हेड मुझे मिला P1 प्लस Z1, और सेक्शन 2 पे टोटल हेड मिला P1 P2 प्लस Z2 के बराबर, यही मिलेगा। तो भाई एक बात बताइए, इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये चित्र आपके सामने बना हुआ है, इस चित्र को देख के आप बता सकते हैं कि P1 प्लस Z1 बड़ा होगा कि P2 प्लस Z2 बड़ा होगा। जहां तक मुझे ध्यान समझ में आ रहा है कि आपका जवाब यह होगा कि सर P1 प्लस Z1 बड़ा होना चाहिए। सही भी है, P1 प्लस Z1 ही बड़ा होगा। तो भैया अगर P1 प्लस Z1 बड़ा है तो जरा देखेंगे, यहां पर मुझे यही तो मिल रहा है टोटल एनर्जी लाइन। सेक्शन 1 पे टोटल एनर्जी लाइन यही तो रही, और सेक्शन 2 की टोटल एनर्जी लाइन कहां पर मिलेगी? यहां पर मिलेगी। TEL पढ़ते थे ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, वही तो बनाया ये। भाई सेक्शन 1 पे टोटल एनर्जी कहां पर मिल रही है? सेक्शन 1 की टोटल एनर्जी यही तो होगी P1 प्लस Z1, और सेक्शन 2 की टोटल एनर्जी यही तो होगी P2 प्लस Z2। तो दोनों टोटल एनर्जी में डिफरेंस आया। सेक्शन 1 की टोटल एनर्जी और सेक्शन 2 की टोटल एनर्जी में डिफरेंस आया, हां या ना? जवाब होगा आपका हां सर, दिख रहा है। कितना डिफरेंस दिख रहा है? ये डिफरेंस दिख रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। बोलते चलना भैया, समझते चलना है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच का जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो यही तो है। देखिएगा, जरा कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो मैं एक रफ एंड स्केच आपको फिर से दिखाता हूं। उतने सारे सेटअप में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मेरा सॉइल था, इस सॉइल के यहां पर एक पीजोमीटर लगाया था मैंने, और इस सॉइल के यहां पर भी एक पीजोमीटर लगाया था, है ना। इस पीजोमीटर में पानी का लेवल यहां तक दिखा था, इस पीजोमीटर में पानी का लेवल यहां तक दिखा था। ये मेरा सपोज करिए डेटम था। ठीक है भैया, देखते चलेंगे। ये पोजीशन रही Z1, ये रहा Z2। यहां पे प्रेशर हेड मिला P1, यहां पे प्रेशर हेड मिला P2। तो भैया टोटल एनर्जी हेड सेक्शन 1 पे कितना आया? यही तो आया टोटल एनर्जी। और सेक्शन 2 पे टोटल एनर्जी कितना आया? यही तो आया टोटल एनर्जी।
तो भैया इस टोटल एनर्जी और इस टोटल एनर्जी में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? ये वाला क्या बोलते हैं इसको? दिस इज द हेड डिफरेंस, दिस इज एक्चुअली द हेड डिफरेंस। भाई किसी दो पॉइंट के अबाउट टोटल एनर्जी हेड का जो डिफरेंस आता है उसी को तो मैं हेड डिफरेंस या हेड लॉस कहता था। ये सारी बातें मैं वही कर रहा हूं जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी हुई हैं। ये हेड लॉस मिल गया मुझे। ये हेड लॉस कितनी लेंथ ट्रेवल करने पे आया है? एल लेंथ ट्रेवल करने पे आया है। जब इस पानी ने इस एल लेंथ को ट्रेवल किया तभी तो ये डेल्टा एच बराबर का लॉस आया उसकी एनर्जी में। बोलो हां या ना? सेक्शन 1 से उसने चलना चालू किया था सेक्शन 2 तक। सेक्शन 1 में इसके पास टोटल एनर्जी थी P1 प्लस Z1। सेक्शन 2 पे इसके पास एनर्जी आई P2 प्लस Z2। तो मैंने देखा कि भैया P1 प्लस Z1 जो था दैट वाज ग्रेटर देन P2 प्लस Z2। एनर्जी का डिफरेंस। अरे मेरे सिंपल सी बात समझिएगा भाई, अगर आप खुद से सोचो, जरा कुछ बातें प्रैक्टिकली सोचो। अगर आप एक जगह से चलना चालू कर रहे हो किसी एक पॉइंट तक, मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आपके शरीर में एनर्जी का गेन होगा कि एनर्जी का लॉस होगा? आंसर यही होगा ना आपका कि भाई सर एनर्जी का तो लॉस होगा मेरे में। अगर मैं 1 किलोमीटर की रनिंग कर रहा हूं या 1 किलोमीटर की वॉक कर रहा हूं तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर ये पानी फ्लो कर रहा है एक पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, तो इसने भी तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है एल लेंथ की। तो कोई भी चीज जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसके अंदर में एनर्जी का लॉस होता है। तो इस पानी के अंदर में भी एनर्जी का लॉस हुआ है, एंड दैट लॉस ऑफ द एनर्जी पर यूनिट वेट को ही तो मैं एनर्जी हेड लॉस कहता था। तो ये हेड लॉस मिल गया मुझे डेल्टा एच का। कितनी लेंथ ट्रेवल करने पे आया? एल लेंथ को ट्रेवल करने पे आया। समझते चलना है। डेल्टा एच बराबर का हेड लॉस मुझे मिल रहा है while traveling a distance of L। तो यहां से मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं, डेल्टा एच बराबर का हेड लॉस आया था कितनी लेंथ ट्रेवल करने पे? L लेंथ ट्रेवल करने पे। ये टर्म कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। दिस टर्म इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या था डेल्टा एच? दैट इज द हेड लॉस कितनी लेंथ ट्रेवल करने में? एल लेंथ ट्रेवल करने में। यही तो रहा मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आई। याद रखना ये। क्लियर यहां तक? अभी डार्सी का लॉ चालू भी नहीं हुआ है। अभी तो मैं डार्सी के लॉ के सेटअप की बात बता रहा था आपको। ये कुछ सेटअप था मेरा। यहां से कुछ चीजों को मैं मिटा रहा हूं जरा, सो दैट आपको चीजें याद आ जाए। खैर नहीं मिटेगा, अब चलो छोड़ो। ये सॉइल था मेरा। अब एक सिंपल सी बात समझिएगा, जितना ज्यादा एनर्जी का लॉस आएगा, मतलब जितना ज्यादा हेड का लॉस रहेगा इन दो पॉइंट के बीच में, क्या आपको नहीं लगता उतनी ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी आपको? जितना ज्यादा हेड का लॉस आएगा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में, उतनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ फ्लो मिलेगा इस सॉइल के अंदर में। नहीं समझे? समझाता हूं, प्रैक्टिकली देखिए। प्रैक्टिकली देखेंगे जरा इस बात को। जैसे सपोज करिए भैया एक सॉइल मेरे पास ये थी, दो एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं आपको, समझ में आएगा आपको। इस सॉइल के यहां पर भी मैंने एक पीजोमीटर लगाया था, इस सॉइल के यहां पर भी मैंने एक पीजोमीटर लगाया था, और दोनों पीजोमीटर में पानी का लेवल डिफरेंस मुझे कुछ ये दिखा था। तो इन दोनों के बीच का हेड डिफरेंस क्या बोलूंगा भैया मैं? यही ना रहेगा, एल लेंथ में। ये पानी का लेवल था और ये पानी का लेवल था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है? ये डेल्टा एच है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखिए जरा। एक और सॉइल बनाता हूं, वही सॉइल है। इसी सॉइल के दोनों तरफ में मैंने पीजोमीटर लगाया। इस पीजोमीटर में पानी का लेवल ये है और इस पीजोमीटर में पानी का लेवल ये है, मतलब प्रेशर हेड। तो अगर मैं हेड डिफरेंस की बात करूं तो भैया हेड डिफरेंस तो मुझे कुछ ये मिल रहा होगा। अब जरा प्रैक्टिकली सोच के बताइएगा,
इन दोनों केस में से पानी ज्यादा तेजी से किसमें फ्लो करेगा? तो आपका जवाब बट ऑब्वियस सी बात होगा सर इसमें करेगा। अरे जितना ज्यादा लेवल डिफरेंस होगा दोनों साइड में उतना ज्यादा तेजी से ही तो पानी का फ्लो होगा। प्रैक्टिकली घर पे करके देख सकते हो ये बात आप प्रैक्टिकली घर पे करके भी देख सकते हो। और ये जो भी बातें मैं बता रहा हूं ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग बकायदा पढ़ चुके हैं। सॉइल मैकेनिक्स की तो कोई भी बात अभी चालू ही नहीं हुई है। यहां पे ये हेड डिफरेंस, हेड लॉस, ये सारी बातें तो फ्लूइड मैकेनिक्स की हैं, है ना। तो एक सिंपल सी बात, एक प्रैक्टिकल सेटअप आप घर पे भी करके देख सकते हो कि भैया 2 कंटेनर लीजिएगा, ठीक है, दोनों कंटेनर को सेम लेवल पे रखिएगा। 2 कंटेनर लीजिएगा, दोनों कंटेनर को सेम लेवल पे रखिएगा। इस कंटेनर में पानी डाल दीजिएगा, यहां से एक पाइप से यहां पर पानी खींचने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि पानी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं कंटेनर को मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे रख दिया और यहां से यहां पानी डालने की कोशिश की तो यह पानी आसानी से जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक लेवल डिफरेंस आ चुका था। जितना ज्यादा लेवल डिफरेंस आएगा दोनों पॉइंट के बीच में उतना ज्यादा तेजी से पानी का फ्लो होगा। प्रैक्टिकल बात है ये, है ना। तो चलिए जरा वापस हम आते हैं हमारे डार्सी वाले सेटअप पे। मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए सो दैट हमको चीजें समझ में आए। ये मेरा सॉइल का सैंपल था, दिस वॉज द सैंपल ऑफ द सॉइल। और इस सॉइल के सैंपल के दोनों तरफ मैंने पीजोमीटर अटैच कर रखे थे। ये रहे मेरे पीजोमीटर, ये पहला पीजोमीटर था सेक्शन 1 पे और ये दूसरा पीजोमीटर था सेक्शन 2 पे। पीजोमीटर 1 पे जो पानी का लेवल दिखा था मुझे वो ये था और पीजोमीटर 2 पे जो पानी का लेवल था वो ये था। सपोज करिए इसको मैंने कह दिया था P1, इसको कह दिया था P2। ये प्रेशर हेड लिखा है मैंने, ये मेरा डेटम था। इस डेटम से यहां की पोजीशन मैंने बोल दी थी Z1 और यहां से पोजीशन बोल दी थी Z2। तो यहां पे टोटल एनर्जी मुझे मिली कितनी भैया? P1 प्लस टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी मुझे यहां पर सेक्शन 1 पे? दैट विल बी प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। यहां पे मिलेगी प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। जितना ज्यादा लेवल डिफरेंस होगा, लेवल डिफरेंस मतलब जितना ज्यादा ये हेड डिफरेंस आएगा, यही तो था हेड डिफरेंस। जितना ज्यादा हेड डिफरेंस आएगा उतना तेजी से पानी यहां पर फ्लो होगा। बोलो हाँ या ना। जितना ज्यादा हेड डिफरेंस उतना ज्यादा तेजी से पानी का फ्लो। तो क्या मैं यहां से एक चीज कंक्लूड कर दूं आपके लिए? कंक्लूड ये किया मैंने यहां पर कि भैया जो जितना ज्यादा हेड डिफरेंस आएगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी आएगी। लेवल हेड डिफरेंस बोले तो लेवल डिफरेंस समझ लेना। ये लेवल डिफरेंस जितना ज्यादा रहा, दोनों सेम लेवल पे होते तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 होती। लेवल डिफरेंस थोड़ा सा हुआ, वेलोसिटी बढ़ेगी। और ज्यादा लेवल डिफरेंस, वेलोसिटी बढ़ी। और ज्यादा लेवल डिफरेंस, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। फिर मैंने डेल्टा एच को और बढ़ाया, वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। फिर डेल्टा एच को और ज्यादा बढ़ाया, ये एरो जो बना रहा हूं मतलब इंक्रीज किया, तो वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब भाई एक बात समझिएगा कि इस पूरी कहानी में ये लेंथ ऑफ द सॉइल तो कांस्टेंट है ना। आप ये लेवल डिफरेंस कितना भी कर लो, सॉइल की लेंथ तो L थी और L रहेगी। तो अगर मैं यहां पर इस डेल्टा H को L से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? L तो कांस्टेंट है ना भाई। किसी कांस्टेंट चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से इस प्रोपोर्शनैलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा गणित में पढ़ा करते थे कि अगर डेल्टा H के बढ़ाने से V बढ़ रहा है तो डेल्टा H बाई L के बढ़ाने से भी V बढ़ेगा, क्योंकि जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो डेल्टा H को वो तो सॉइल की लेंथ थी एंड दैट वाज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। भाई पानी के बहने से सॉइल की लेंथ कम या ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। सॉइल अगर 1 मीटर लेंथ की थी तो वो पानी के फ्लो करने के बाद भी 1 मीटर की लेंथ की ही रहेगी। क्लियर? तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई डेल्टा H बाई L क्या मिला था मुझे? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। डेल्टा H बाई L को मैंने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोला था। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बढ़ने से वेलोसिटी भी बढ़ रही है मेरी। इफ आई इंक्रीज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट
the velocity of the flow inside the soil will also increase. तो यहां से क्या मैं ये बोल दूं कि भैया कि जो मेरी वेलोसिटी थी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच बाई एल, और डेल्टा एच बाई एल का मतलब मैंने क्या बोला था आपको, डेल्टा एच बाई एल होता है मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो यहां से मुझे मिला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मुझे मिला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वेयर I वॉज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई होप कि ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये अब पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आगे पूरे परमेबिलिटी में एज वेल एज सीपेज में भी काम में आएगा हमारे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का सीधा मतलब है जिन दो पॉइंट के बीच की आप बात कर रहे हो उन दो पॉइंट के बीच में एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, दैट इज डेल्टा एच। कितनी लेंथ ट्रेवल करने पे ये एनर्जी का लॉस हुआ है उससे डिवाइड कर देना है। तो डेल्टा एच बाई एल इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्लियर? तो भाई मुझे ये साफ साफ दिखा कि जितना ज्यादा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा उतना ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा मुझे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अब एक बात मैंने और पढ़ी हुई थी मैथ्स में कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मुझे हटाना होता है तो कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, कुछ कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाऊंगा मैं तो एक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस होगा यहां पर जिसको मैं K से डिनोट करता हूं, जिसको मैं K से डिनोट करता हूं, एंड दिस K इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। इस K को मैं कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का नाम देता हूं। और ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है V इज इक्वल टू KI, ये इक्वेशन ही होती है डार्सी का लॉ, दैट इज योर डार्सीज लॉ। यहां पर भाई अगर सीधी सिंपल सी बात करूं मैं तो ये जो K दिख रहा है मुझे, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। इसको मैं कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कहता हूं। I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट था, V इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और ये जो V इज इक्वल टू KI नाम की इक्वेशन दिख रही है मुझे, इसी इक्वेशन को मैं डार्सीज लॉ कहता हूं। हालांकि देखिए एक सिंपल सी बात, एक बात मैं आपको एकदम ओपनली बता दे रहा हूं, फ्रैंकली बता दे रहा हूं कि ये जो भी सेटअप मैंने आपको बना के, जो पिछले आधे पौना घंटे से मैं आपको ये डायग्राम वगैरह बना के चीजें बता रहा था, ये चीजें सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। एट द एंड ऑफ द डे तो आपको ये इक्वेशन ही याद रखनी है बस। भाई अल्टीमेटली तो ये इक्वेशन का ही काम आना है एग्जाम में। कोई आपसे वो तो पूछेगा कि नहीं कि वो सेटअप बना के बताओ और पूरी कहानी सुनाओ, वो सिर्फ आपके समझने के लिए था। एक्चुअल में जो आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये इक्वेशन है, दैट इज V is equal to KI where K is known as the coefficient of permeability। इस coefficient of permeability को एक और नाम से जाना जाता है, इस coefficient of permeability को मैं एक और नाम से जानता हूं, and that is known as hydraulic conductivity। hydraulic conductivity बात करेंगे अभी इस K के बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ये K का इंट्रोडक्शन हुआ है। K एक नया टर्म है जो इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी स्टडी में, और उस K को मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, या फिर दूसरा नाम आप इसको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये बना मेरा डार्सी का लॉ, लेकिन अभी इसके पीछे कुछ कहानी बची हुई है। वो कहानी क्या है जरा अगली स्क्रीन पे हम लोग और उसको समझने की कोशिश करते हैं।